गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो एएलपी के 39 सेट वाले सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव सेट नंबर 4 के सभी रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो हम लोग स्लाइड को, रीजनिंग के स्लाइड को यहां पर ले आते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रीजनिंग का सेट नंबर 4 जैसा कि देख रहे हैं, थोड़ी देर में आपके सामने में पहला क्वेश्चन आने वाला है और आप लोग कमेंट के थ्रू बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। रेडी है ना आप लोग? चलिए फिर तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका पहला प्रश्न। मतलब आपके सेट में पहला प्रश्न रीजनिंग का कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है यहां पर कौन सा सेट होगा। अब आप देख सकते हो कि ये और ये अपोजिट है, फिर ये और ये अपोजिट है। तो अब यहां पर कौन सा डायग्राम आएगा? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां से क्या बन रहा है? y। तो यहां पर भी क्या बनना चाहिए? यहां से आपको y बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इस तरह से, क्योंकि जैसा ध्यान देना है 1 2 3 4 ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा और तीसरा साथ में रिलेशन बना रहा है, तो पहला और चौथा भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। तो ये बिल्कुल किस तरह से दिखेगा? डी। ये वाला फिगर तो अपोजिट फिगर तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि नीचे इस तरह से बनाया जा रहा है ना। तो आंसर इज डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 2 कथन दिए गए हैं। अच्छा, ऊपर में एक प्रश्न पूछा गया है। ये क्या है? प्रश्न है। क्या पूछा गया? कि मलेशिया में रेलगाड़ियां समय पर चलती है। मलेशिया में रेलगाड़ियां समय पर चलती है, मतलब लेट नहीं चलती है, समय पर चलती है। श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर का प्रतीक्षा करना चाहिए? आपसे एक प्रश्न पूछा गया, लेकिन साथ साथ यह भी बताया गया कि मलेशिया में ट्रेन जो है ना अपने समय पर चलती है, विलंब नहीं रहती है। यह बात अपने माइंड में बैठा करके रखें। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया, तो बताइए कि श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर का प्रतीक्षा करनी चाहिए? इसके लिए क्या पहला आंसर दे सकता है, या दूसरा आंसर दे सकता है, या दोनों आंसर दे सकता है, या दोनों मिलके आंसर दे सकता है, या दोनों मिलके भी आंसर नहीं दे सकता है? तो पहला कह रहा है श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह के 10 बजे पहुंच गए। अब 10 AM में वो पहुंचा, इससे थोड़ी पता चल पाएगा कि उसे कितनी देर इंतजार करनी है। ट्रेन के टाइमिंग का तो पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो क्या कहेंगे? सर एक अकेला आंसर नहीं कर पाएगा, दूसरे को अकेला चेक करिए। सुबह 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात के 12 बजे है। सुबह 11 बजे एक ट्रेन है और फिर रात के 12 बजे ट्रेन है। मान लो तो दूसरा भी आंसर नहीं दे पाया। दूसरे में क्या जरूरत है? चलो सुबह 11 बजे ट्रेन है, ये तो पता चले कि वो स्टेशन कितने बजे पहुंचता है। ये इंफॉर्मेशन तो पहले में है। तो आंसर क्या होगा? जब आप दोनों को मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे? तो वह 10 बजे सुबह पहुंचा। ट्रेन कब है? एक ट्रेन 11 बजे सुबह, एक ट्रेन रात के 12 बजे। तो बताइए जब आप 10 बजे स्टेशन पहुंच गए हैं तो 11 बजे वाली ट्रेन पकड़िएगा कि रात के 12 बजे वाली? 11 बजे वाली, मतलब 1 घंटा का इंतजार करना पड़ेगा। तो आंसर देने के लिए क्या है? दोनों कथन 1 और 2 क्या है? पर्याप्त। डन। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने में। निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह, चिन्ह का मतलब सिंबल, भिन्न चिन्ह का चयन करिए। तो आपको पता है कि ये सिंबल है, सिंबल है, सिंबल है, लेकिन ये क्या है? एक लेटर है। अलग कौन हो जाएगा? ए अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए जो है अलग हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा। कथन और निष्कर्ष। पता है कि एलपी में 2 से 3 लॉजिकल रीजनिंग पूछे जाते हैं, है ना, जिसमें से कि पहला क्या कह रहा है कि गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी को समझते हैं और ना ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। मतलब गरीबी बढ़ती जा रही है, इसका कारण किसको बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि राजनेता ना तो गरीबी को समझते हैं और ना ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। इस पर 2 निष्कर्ष है। पहला कह रहा है सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए। गलत। अच्छा, नेताओं को बदल देने से समस्या का समाधान होगा कि नेता को सही करने से समस्या का समाधान होगा? यह बताइए पहले आप। डन। दूसरा, सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए। गलत। गरीबी को समझने के लिए गरीबी में जीने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है कि नहीं? तो दोनों में से
कोई भी नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्लियर? अगला कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही समरूप, समरूप का मतलब होता है समानता जोड़ी का चयन करें। लोग और व्यक्ति, लोग और व्यक्ति एक ही चीज है कि नहीं है? लोग और व्यक्ति एक ही चीज है। जस्ट वेट सेकेंड। क्लियर? चलिए तो बताइए सेम चीजें किसमें दिखाई दे रहा है? रेडियस रेडी, या कैक्टी कैक्टस, या न्यूक्लियस न्यूक्ली, या फंगस फंगे, क्या हो जाएगा बेस्ट रिलेशन? अब इंग्लिश में दे दिया, ये समस्या है कि नहीं है? लेकिन समस्या से क्या करना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फंगस और फंगी एक ही चीज है, आपको भी पता है ना? अगर मान लो कि कभी कभी इंग्लिश वर्ड ऐसा आ जाता है तो क्या करोगे? तो आप वहां से दिमाग लगाओ कि कौन नहीं हो सकता, वर्ड का जानने की जरूरत नहीं है। लोग और व्यक्ति लगभग एक ही चीज है, उसी तरह से फंगस और फंगी क्या है? एक ही चीज है ना? लोग भी और व्यक्ति भी सेम चीजें होती है, तो फंगस और फंगी भी क्या हो जाएगा? सेम चीजें। तो योर ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। समर्थ 10 मीटर के लिए किधर जाता है? उत्तर की ओर चलता है। चलो 10 मीटर के लिए किधर गया? तो उत्तर की तरफ गया। फिर दाएं मुड़ता है, और वह दाएं मुड़ता है, क्या कर रहा है? फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 4 मीटर की दूरी पर चलता है। दाएं मुड़ करके 4 मीटर दूरी पर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दूरी तक चलता है। अब यहां से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। अब समर्थ किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? तो अब समर्थ का मुख किधर है? तो उत्तर की तरफ। लेकिन एक चीज है, या तो यहां पर एरर होगा, या तो यहां पर क्या हो सकता है? तो एरर हो सकता है कि नहीं? तो क्वेश्चन में एरर नहीं है। एक बात बताइए, इसमें वॉकिंग की कोई नीड थी? कोई नीड नहीं थी। सिंपल सी बात है कि आपसे सवाल पूछ रहा है कि शुरुआत में वो किधर चलना स्टार्ट की थी? उत्तर दिशा में। सवाल क्या पूछ दिया कि बताओ कि अंतिम में उसका मुख किस दिशा में? अंतिम में उसका मुख किस दिशा में था? डन। तो अब कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर चला, तो फिर वो क्या करती है? तो दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, अंत में बाएं मुड़ती है। तो एक बाएं एक दाएं कट जाएगा, बच क्या जाएगा? एक बार दाएं। अब बताओ उत्तर से कोई व्यक्ति दाएं मुड़े तो उसका फेस किधर होगा? तो उसका फेस पूर्व दिशा में होगा। यह सही आंसर है, और आंसर क्या जाएगा? सी। क्लियर? तो ये दाएं गलत नहीं है, सही है कि उत्तर की तरफ 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ी, कितना चली नहीं बताया। अब फिर दाएं मुड़ी, मतलब 2 बार दाएं मुड़ती है वो। हम लोग क्या सिर्फ एक ही बार दाएं मुड़े? तो ये कैसा बनता? 10 मीटर दाएं मुड़ी, अब फिर दाएं 4 मीटर चली, अब फिर बाएं 10 मीटर चली, 6 मीटर। ये था, वो नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाता? पूरा। अब समझ में आया कि फिर से बता दूं? मनीष सिंह, समझ में आया या फिर से बता दो? यहां पर गड़बड़ क्या हो गई थी पता है? हम लोग को लगा कि दाएं कितना मीटर, तो बताया नहीं, तो क्वेश्चन को हम लोग गलत कर दिए। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, ध्यान से देखो। 10 मीटर उत्तर की तरफ चला, ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है, लेकिन कितना चलता है नहीं पता, एक्स हो गया। लेकिन फिर दाएं मुड़ता है 4 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 6 मीटर। बताइए पूर्व दिशा आ गया ना? अब क्लियर हो गया ना मनीष सिंह? अब क्लियर हुआ? डन। तो 10 मीटर उत्तर की तरफ चला, दाएं मुड़ा, लेकिन दूसरी बार दाएं कितना मुड़ा ये नहीं बताया। फिर दाएं मुड़ा, अब फिर बाएं मुड़ा, तो फेस किधर हो गया? पूरब। और अगर इसको समझने की बात करते हैं तो जब भी किसी क्वेश्चन में अंतिम का मुख पूछे, समझ जाओ कि क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। तो शुरुआत में उत्तर की तरफ चला, चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़े, अब फिर एक बार बाएं मुड़े, तो फेस तो वही आ गया। तो जितने दाएं हैं जितने बाएं हैं मैंने उसको काट दिया, तो बचा क्या? एक दाएं। अब उत्तर से एक बार दाएं मुड़ जाओ, किधर आ गया? पूरब। क्लियर है? वेरी गुड। अगला, परीक्षा का संबंध सफलता से, तो मैच का संबंध किससे? जीत से। परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको सफलता हासिल होती है। तो मैच में अगर अति करेंगे, मैच में अगर मान लीजिए कि अच्छे तरीके से अगर ये करेंगे तो आप क्या? विजय, विक्ट्री। क्या हो जाएगा? विजय, यानी कि विक्ट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विक्ट्री। क्लियर? वेरी गुड। अगला,
कह रहा ऊपर दिए गए वेन आरेख में उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं है। देखो खिलाड़ी होने चाहिए, यही ना, जो उन खिलाड़ी, लड़के लड़कियां खिलाड़ी। खिलाड़ी का मतलब क्या? एथलीट मतलब सर्कल। जो अनुशासित नहीं हो तो बताइए कि ये लोग तो डिसिप्लिन्ड हैं। ये लोग कौन है? डिसिप्लिन। तो इसके अंदर की कोई भी संख्या नहीं ले सकते। तो अब बताइए ऐसे खिलाड़ी कौन कौन बच गए? 5 + 4 + 7 कितना? 16। ऑप्शन से बी। ऐसे खिलाड़ी, खिलाड़ी का मतलब सर्कल, लेकिन अनुशासित नहीं होना चाहिए। तो ये लोग जो है अनुशासित हैं, उसको हटा दीजिए। अब बच कौन गया? 5 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया। 5 4 9 7 16। क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला सवाल। अच्छा ये देखो, ये 1 है, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो अगली बार पक्का 5 होगा। होगा कि नहीं? आंसर सीधा सी काहे बनाएंगे, बाकी में 4 दिया हुआ है। देखो 1 2 3 4, तो अगला बार 5 का पेयर होना चाहिए। 5 का पेयर एक ही में दिख रहा है, लेकिन फिर भी लॉजिक क्या है? 1 के बाद BC, BC के बाद DEF GHI J, फिर KLMNO। बस वर्णमाला को लिखते जा रहा है। पहले 1, फिर 2 3 4 तो 5। क्लियर? अगला सवाल ये रहा। प्राचीन का संबंध पुराना से, सिमिलर वर्ड है, तो बेडशीट का संबंध किससे हो जाएगा? बर्थ से, तकिया से, सोफा से या रजाई से? तो रजाई से हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार प्राचीन और पुराना, तो बेडशीट बर्थ से तो नहीं ना हो जाएगा, कभी नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो डी नंबर आंसर चला जाएगा। क्लियर? अगला, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब? याद रखिएगा, जल प्रतिबिंब में सिर्फ ऊपर नीचे चेंज होगा। तो ये जो पार्ट है ध्यान से देखना, ये बिल्कुल दाईं तरफ है तो दाईं तरफ ही रहेगा। ये जो पार्ट है ये कहां चला आएगा? ये इस तरह से आ जाएगा। ऐसा सब में दिया हुआ है। इसके बाद ध्यान दो, ये जो एरो है, ये एरो कहां बन जाएगा? ऊपर में बन जाएगा। बन जाएगा। तो बताओ, इसकी वजह से डी कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से बताओ, अब ध्यान देना, जो बाएं है वो बाएं ही रहेगा, है ना? ये ऊपर से नीचे हो जाएगा। तो ऐसा पार्ट अब बताओ, ए में दिया हुआ है, सी में, बाएं दाएं चेंज कर दिया, कभी भी होगा तो फिगर भी ए और आंसर भी ए। नॉन वर्बल जब बनाओ तो करना क्या है कि अवॉइड करो, ऑप्शन को अवॉइड करो। कौन नहीं हो सकता है? तो इसका त्रिभुज देखिए, नीचे है तो त्रिभुज तो ऊपर चला जाएगा। ये अभी भी नीचे दिखा रहा है, ये अभी भी नीचे दिखा रहा है। दोनों आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। ये चीजें बाएं है, कभी भी दाएं नहीं जाएगी। तो आंसर तीनों कट, आंसर ए। क्लियर? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें क्या चीजें, यहां पर कह रहा है कि कौन सी फिगर आएगी? इस तीनों में क्या कॉमन है कि प्लस यहां पर भी है, प्लस यहां पर भी है, प्लस यहां पर भी है। इस तीनों में क्या कॉमन है? ये फिगर यहां भी, ये फिगर यहां भी, और ये फिगर यहां भी। इसमें भी देखो, ये फिगर यहां भी, ये फिगर यहां भी। तो जरा बताओ, ये फिगर यहां पर भी होगा कि नहीं होगा? उसके बाद यहां कुछ नहीं है, यहां क्या हो गया? मल्टीप्लाई और सर्कल। यहां कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई और 4 सर्कल। तो यहां कुछ नहीं है, यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पर 4 सर्कल होगा कि नहीं? और ऐसा सिर्फ फिगर बी में दिख रहा है और आंसर भी बी चला जाएगा। क्लियर? सर रीजनिंग का डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए ऐप पर प्लीज। चल रहा है ऑलरेडी, 2 सेट चल रहा है वो ऑलरेडी। 20 नहीं 25 क्वेश्चन का सेट में चला रहा हूं। 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लीजिएगा तो क्या दिक्कत है ना? चल रहा है सेशन करके। अब ढूंढेंगे बहुत सारा, फ्री में भी मिलेगा, ऐप पर भी मिलेगा। अमित कुमार, ठीक है? कह रहा है कुछ अभिनेता व्यापारी है, तो ए से अभिनेता हो गया। कितने अभिनेता व्यापारी हैं? तो कुछ अभिनेता व्यापारी हैं। और सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं, और जितने भी व्यापारी होते हैं वो कौन होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि सभी अभिनेता बुद्धिमान हैं। तो ये बताओ, अभिनेता ये रहा, अब बुद्धिमान ये रहा। क्या सभी अभिनेता बुद्धिमान है कि सिर्फ इतना ही अभिनेता बुद्धिमान है? तो यहां सभी लिख दिया, गलत हो गया। अगर कुछ अभिनेता बुद्धिमान होता तो सही हो जाता, इसलिए पहला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी लगा दिया।
दूसरा, सभी व्यापारी अभिनेता हैं, गलत। सभी व्यापारी अभिनेता है नहीं, कुछ व्यापारी अभिनेता है, ये सभी लगा दिया, ये भी गलत हो गया। ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ें तो ये कह रहा है, देखो एलपी में 2 से 3 लॉजिकल रीजनिंग के लिए माइंड में सेट कर लो, पूछेगा ही पूछेगा। एक डाटा सफिशिएंसी पूछेगा ही पूछेगा। 3 से 4 नॉन वर्बल पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर रखना है ये, ठीक है? हाँ, तो कह रहा है एक्स वाई को सलाह देता है। क्या देता है? कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है तो उसे कहां पढ़ना चाहिए? आई में जाना चाहिए। मतलब कह रहा है एक्स वाई को क्या सलाह देता है कि यदि वह मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है तो उसे कहां पढ़ना चाहिए, कहां जाना चाहिए? आईआईएम में जाना चाहिए। तो पहला कह रहा है आईआईएम उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करती है, तो बिल्कुल सही, तभी तो वो वहां पर भेजने की कोशिश कर रहा है। एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है। एक्स वाई द्वारा, देखिए सलाह कौन सुन रहा है? वाई सुन रहा है। यहां क्या कह दिया? एक्स, तो गलत होगा ये, केवल एक होगा, ऑप्शन से डी होगा। केवल एक, यानी ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो जो सलाह देगा, मान ले एक्स किसको सलाह दे रहा है? वाई को, तो वाई ना सुनेगा। ये क्या कह दिया? एक्स वाई द्वारा सलाह सुनता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? वाई एक्स द्वारा दी गई सलाह सुनता है, तब हम सोच सकते थे। यहां क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। समझ गए? क्लियर? कौन सा क्वेश्चन अमित कुमार राणा फिर से बताना है? इसी को ना, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, क्वेश्चन कमेंट करिए ना, कौन सा फिर से बताना, जरूर बताएंगे। अब देखो इसको अगर इससे कनेक्ट करके देखें तो ये तीनों ऊपर तो तीनों नीचे, तो ये अगर नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा ना। अब देखिएगा 2 ब्लैक बीच में सेम है, तो ये क्या है? ऊपर था तो ऊपर ही रहा, तो ये भी नीचे था तो नीचे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगी। तो जरा बताओ किस फिगर में? फिगर 2 ऑप्शन डी। फिर देखिए पिछला, अगला, पिछला मतलब 63 कह रहे हैं हम, समझ गए आपकी बात, सॉरी ये वाला ना। देखो क्या कह रहे हैं, हटा करके फिर से बता देते हैं। चलो, कह रहा कुछ अभिनेता व्यापारी हैं, तो ए से अभिनेता, और कुछ अभिनेता क्या हो गए? व्यापारी, और सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं, तो बी से बुद्धिमान हो गया, डायग्राम बन गया। क्लियर? अब पहला क्या कहता है वो देखो, कह रहा सभी अभिनेता बुद्धिमान है, तो सभी अभिनेता बुद्धिमान तब होगा जब अभिनेता बुद्धिमान के अंदर में हो, तो इतना ही ना अभिनेता बुद्धिमान है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा अभिनेता का डायग्राम, ये रहा बुद्धिमान का डायग्राम। हम आपसे पूछे कितना अभिनेता बुद्धिमान है, तो कहिएगा कि सर इतना जो अभिनेता है वो बुद्धिमान है। तो ये जो इतना आप बोल रहे हैं, ये क्या पूरा अभिनेता है कि थोड़ा थोड़ा? ये क्या कह दिया? सभी, इसीलिए गलत हो गया। कह रहा सभी व्यापारी अभिनेता हैं, तो सेम कंडीशन, व्यापारी ये रहा, अभिनेता ये रहा, तो इतना ही ना व्यापारी अभिनेता है। आई कह दिया सभी, तो सभी के कारण ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ना तो 1 ना ही 2। क्लियर? सर प्रतिदिन चलेगा, चल रहा है प्रतिदिन। 39 सेट है, आज चौथा सेट है, बाकी का 3 सेट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। लाइव पर जब क्लिक करिएगा तो सेट बाय सेट मिल जाएगा। क्लियर? 64 हो चुका था। अगला सवाल ये भी हो चुका था। अगला देखो, फिर देखो लॉजिकल। रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से कितना? तो 25% की वृद्धि हुई है। मतलब रेलवे का जो फेयर था, किराया था, उसमें क्या कर दिया गया? 25% की वृद्धि कर दी गई है। तो इस पर क्या मान्यताएं होगी? पहला कह रहा है लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं, तो पहला बिल्कुल मान्यता सही है। मान्यता का मतलब होता है लोगों की सोच, इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए इस पर। तो बताओ कि अगर रेल की किराया अगर 10% 20% बढ़ भी जाता है, फिर भी लोग रेल से जाता है कि नहीं जाता है? कितना भी बढ़ेगा बाकी से तो सस्ता ही होगा। दूसरा, सेफ्टी ज्यादा होगी, आराम से जा सकेंगे। लोग ट्रेन कर लेता है कि नहीं लेता है? तो पहली मान्यता बिल्कुल सही होगी। दूसरा, परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं, तो परिवहन के अन्य साधन में आप इसमें क्या करोगे ये बताओ। आप इसमें क्या करोगे? तो गलत करोगे, क्योंकि आप किसी और की किसी और से तुलना नहीं कर सकते। समझ में आई बात?
हो सकता है कि बढ़ जाए। अब कहिएगा सर सकते हैं लगाया तो है ना, लेकिन तुलना कर रहा है ना वो, तो जब वो तुलना कर देगा तो वो गलत माना जाएगा। समझ में आई बात? डन। रेलवे की वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए मुझे लगता है अप्रैल तक में आ जाना चाहिए। दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा कितनी? याद रखना, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। सीधी रेखा ना 3 प्रकार की होती है। हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। फिर होता है वर्टिकल। क्या होता है? वर्टिकल लाइन, जो ये होता है। फिर होता है डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल, जो ऐसे या ऐसे, इसको कहते हैं ना। तो भुजाएं 3 प्रकार की। सबसे पहले यह बताओ कि हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या कितनी है इसमें? तो 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल हो गए। वर्टिकल की संख्या कितनी? 0, सीधी रेखा है कहीं पर भी, लंबवत रेखा नहीं। डायगोनल कितने? वो गिन लो। तो डायगोनल एक बार इधर से गिन लो, 1 2 3 4, प्लस इधर से भी गिन लो, 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए? 11। मतलब मात्र 11 सीधी रेखाओं को मिला करके यह डायग्राम बनाया गया है। क्लियर हो गया? तो आज के सेट में, सेट नंबर 4 में रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। कंटिन्यू बने रहें कल से, ठीक है? 12 बजे से डिस्कशन आपकी स्टार्ट होती है। पहले साइंस होती है, फिर रीजनिंग, और अभी तुरंत थोड़ी देर के बाद 2-4 मिनट के ब्रेक के बाद ये लाइव ही रहेगा। बस 2-4 मिनट के ब्रेक के बाद आपका मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? बने रहिए, रेगुलर रहिए, बस यही कहूंगा। और आज चौथा सेट है, टोटल 39 सेट की डिस्कशन फ्री होनी है। जो भी बच्चे इसका सेट बनाना चाहते हैं, जो भी बच्चे सेट बनाना चाहते हैं, आप कॉम्पिटिशन व्यू लर्निंग एकेडमी ऐप से आप जुड़ सकते हैं, वहां से आप ये सेट दे सकते हैं, ठीक है? ज्यादा डिटेल जानकारी जो भी लेनी हो, आपका नंबर दिया हुआ है, नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का। और आज सबसे बड़ी बात है, हर बच्चों का स्वागत है। बेटा मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि देखिए, एकदम नित्य प्रतिदिन आपको एकदम ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए। सफलता के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है? आपको बेसिक आपकी जानकारी लाजवाब होनी चाहिए, और बेसिक जानकारी अगर आपकी है तब जाकर के आप सवाल या न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर बेसिक जानकारी आपकी कमजोर हुई तो आप ना तो न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ना ही थ्योरी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए, तो आज के सेट में हम लोग एक एक करके प्रश्न देखेंगे बच्चे। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा धातु, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा धातु आपको चाकू से काटा जा सकता है? जल्दी से कमेंट के जरिए बताइए इसका आंसर। 1,00,000 बार मैं बता चुका हूंगा कि कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है। जल्दी से बता दीजिए भाई लोग, जल्दी से बता दीजिए। अगर आप लाइव हैं तो कमेंट करिए कि सर ये होगा आंसर। फटाफट कमेंट करिए बच्चे, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बच्चे आपको पता होगा कि चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को, चाकू से काटा जा सकता है पोटेशियम को, और ये फर्स्ट ए वर्ग की धातु है, फर्स्ट ए वर्ग की धातु है। एकदम ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट ए वर्ग की धातु है, और इसको हम बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं बच्चे। एकदम ध्यान में रखिएगा, अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो देखिए सोडियम है ना ऑप्शन में, सोडियम आ जाएगा आंसर। बच्चे अल्कली मेटल्स कहेंगे। चलिए मनीष सिंह जी, ए ऑप्शन एकदम सही है बेटा। कॉपर क्या है? कॉपर परमाणु संख्या 29 है, और यह मुद्रा धातु है, क्वानेज मेटल्स है, मुद्रा धातु है, क्वानेज मेटल्स है। और देखिए आयरन, आयरन की परमाणु संख्या Fe है, आयरन की परमाणु संख्या 26 है। और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है। याद रखिए, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। चलिए सभी बच्चों का स्वागत है बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण सघन से, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसर, ठीक है। देखिए डेंसर और रेयरर मीडियम जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है, यानी आपको रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम, यानी कोई मीडियम डेंसर होगा या रेयरर होगा
उसमें दो मीडियम के रेस्पेक्टिवली हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन सा मीडियम, ठीक है, आपको डेंसर होगा या कौन सा मीडियम रेयरर होगा। ये देखिए प्रकाश की किरण चली, चल भाई चल चल, ठीक है, रेयरर में अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। क्या होगा बेटे तुमने, ठीक है, अभिलंब से जब दूर भागेगी तो आपको एकदम याद रखना है, ठीक है, डेंसर से जब रेयरर में जाएंगे तो भाई जी क्या होगा, तो वेग या चाल बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चे, और तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आवृत्ति नियत रहती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, आवृत्ति नियत रहेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। और जब रेयरर से डेंसर में जाएंगे तब क्या होगा भाई जी, तो आपका तरंग दैर्ध्य घट जाए, बोलते वेग घट जाएगा, और तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, आपको ये भी घट जाएगा। और यहां पर आवृत्ति, चूंकि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या है, तो ये यहां पर नियत रहेगा, क्या होगा, नियत या कांस्टेंट रहेगा बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि when light rays goes from one to another medium, then ठीक है, then it moves away from the normal। और अगर ठीक है यहीं पर क्या होता है कि सघन से, ठीक है, विरल नहीं, विरल से सघन में जाता, तब क्या होता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। एकदम याद रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलंब की ओर तथा धीमी हो जाती है, गलत बात है, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। सर एएलपी का टेस्ट दें प्लीज ऐप पर। तो बच्चे ऐप पर ऑलरेडी टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट इज अवेलेबल ऑन ऐप, टेस्ट इज अवेलेबल ऑन ऐप बच्चे, लेकिन वहां पर आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो टेस्ट अवेलेबल है ऐप पर, वो फ्री नहीं है, वो क्या है, आपको पैसे से मारना पड़ेगा। 100 टेस्ट का मुझे लग रहा है कि मतलब शायद 20 टेस्ट का 100 रुपए है बच्चे, तो मारिए वहां पर जाकर के, ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट है। एक विलियन का पीएच, ध्यान दीजिए, पीएच मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब क्या हुआ, पीएच का मतलब हुआ पोटेंस फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे पीएच कहते हैं। पीएच इज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। 1 विलियन का पीएच मान 3 है, कोई बात नहीं है, जब ठीक है बदल कर इतना कर देते हैं बच्चे, बदल कर कितना किए हैं, तो ठीक है आपको पीएच अगर क्या है, तो 6 है, तो इसको 10 to the power -6 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर को, और 1 नंबर को, चूंकि पीएच आपका क्या है 10 to the power कितना है बच्चे, तो यहां पर -3 कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए हमको बदलना है किसके रिस्पेक्ट में, इसको इसमें बदल दिया गया है बच्चे, इसको इसमें बदल दिया गया है। तो पहले P1 P2H, ध्यान दीजिएगा, बटा क्या हो जाएगा, आपको P1H ले लीजिए। अब देखिए 10 to the power -6 बटा 10 to the power -3 ऊपर लेके जाते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो 10 to the power -3 हो गया। यानी P2H जो है आपको P1H का कितना हो जाएगा, तो P1H का 1/1000 गुना, 10 to the power -3 को 1/1000 कर देंगे, यानी 3 गुना बढ़ जाता है, गलत बात है, 1000 गुना कम हो जाता है। ये देखिए यहां भी कम हो जाता है, 1/1000 गुना क्या होगा, कम हो जाएगा। इजी गोइंग में सवाल बन जाएगा बच्चे, इजी गोइंग में आपका सवाल बन जाएगा। उसका डिस्कशन कब होगा, तो उसका डिस्कशन वो ठीक अलग अलग टाइम है बच्चे, ठीक है। आपको 2 टेस्ट चलता है, मंडे को एक टेस्ट चलता है, ठीक है बच्चे, सेम डे डिस्कशन होता है, ठीक है, मंडे को ही, और एक आपको क्या होगा, तो सैटरडे को होता है। तो 2 टेस्ट अभी हम लोग चला रहे हैं, सैटरडे को टेस्ट होता है, ये मंडे और सैटरडे 2 टेस्ट आपको अवेलेबल है, ठीक है, ऐप पर, तो आप जाकर के ठीक है मार सकते हैं इसको, ठीक है, कुमार सानू जी। चलिए यहां देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अच्छी बात है भाई, ओजोन भाई साहब क्या है, तो ओजोन जो है O3 है, और बच्चे इसकी खोज किसने की, एस्कॉनबिन ने, याद रखना है, इसकी खोज की एस्कॉनबिन ने इसकी खोज की थी। ध्यान में रखिए बच्चे, ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स है, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स है, ध्यान में रखिएगा, एलोट्रॉप्स होता है। और ओजोन किस परत में पाया जाता है, तो ओजोन समताप मंडल में, याद रखिए बच्चे, ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, समताप मंडल में पाया जाता है। और ये क्या करता है, तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। यह सूर्य से
से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, आने वाले पराबैंगनी किरणों को यानी यूवी रेज को अवशोषित कर लेता है, यूवी रेज को अवशोषित कर लेता है, यूवी रेज को अवशोषित कर लेगा बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, अवशोषित, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है किसको? तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को। तो ओजोन कितने परमाणु? तो बच्चे एक अणु में कुल 3 परमाणु होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बहुत अच्छी बात। आगे देखते हैं। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है, बहुत अच्छी बात है बच्चे, ये देखिए, जब किसी संकुचित स्लिंकी को, स्लिंकी मतलब स्प्रिंग टाइप का होगा, ये है बच्चे, को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा जैसे ही छोड़ेंगे तो आपको पता है वो गति में आ जाएगा, और गति में आ जाएगा तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। किस ऊर्जा में? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, याद देखे रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला कौन होगा? पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे ये क्या होता है? तो यह mgh होता है, और ये वस्तु के रूप आकार के कारण होता है, वस्तु के रूप आकार, ठीक है, के कारण यह एनर्जी होगा। यानी इफ द बॉडी हैविंग, ठीक है, इफ द बॉडी हैविंग, ठीक है, शेप, साइज या हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो वस्तु में जो ऊर्जा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और दूसरा ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। उसमें ऊर्जा देखिए हीट एनर्जी इसको कहा जाता है, हीट एनर्जी कहते हैं बच्चे, हीट एनर्जी कहते हैं। और ये क्या होता है? तो बच्चे ये होता है I²RT, याद रखना है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा के कारण, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो ऊष्मा होगा उसे हम क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा कहेंगे। तो ये सब बहुत तरह का एनर्जी होता है। केमिकल्स के कारण जो एनर्जी होगा उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारा डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। मैंने कल भी बताया था, देखिए प्लेनेरिया, इसमें बच्चे एकदम याद रखना है कि प्लेनेरिया में, ठीक है, उच्च, ठीक है, पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। रिजेनरेशन पावर, पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। एकदम याद रखिएगा, क्षमता पाई जाती है, ठीक है। इट हैज क्या? लॉट्स ऑफ पावर फॉर रिजेनरेशन। फिर देखिए राइजोपस, प्लाज्मोडियम, खमीर, ये तीनों पर बात कर लेते हैं। बच्चे खमीर क्या है? ईस्ट क्या है? तो ईस्ट जो है ये कवक होता है। क्या होता है? कवक समझ रहे होंगे आप, ठीक है, कवक होता है। इष्ट आपका क्या होगा? तो कवक होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, इष्ट मतलब कवक, इष्ट मतलब क्या हुआ? कवक होता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या होगा? कवक। इसमें आपको विखंडन होता है बच्चे, विखंडन होता है, ठीक है। राइजोपस, इसमें क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होगा, बहुगुणन बोलते हैं इसको, स्पोर फॉर्मेशन होगा, इसके द्वारा यह जनन करेगा। और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है बच्चे। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। और ये जितना भी आपको मैं बता रहा हूं, ये देखिए पुनर्जनन, फिर मैंने आपको कहा क्या? पुनर्जनन हो गया, फिर मैंने कहा विखंडन, फिर मैंने कहा बहुविखंडन, क्या कह दिया? बहुविखंडन। फिर मैंने आपको कह दिया क्या बच्चे? बहुविखंडन हो गया। फिर मैंने कह दिया क्या? तो बीजाणुजनन, बीजाणुगुणन कह दीजिए, बीजाणुगुणन। ये सभी कौन सी प्रक्रियाएं हैं? तो ये सभी हैं अलैंगिक जनन है, अलैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, ये अलैंगिक जनन है बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए उसमें क्या? बच्चे जनरली खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकरण से रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है बच्चे। ये खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकरण को रोकता है बच्चे। खाद्य पदार्थ को किस वातावरण में ऑक्सीकरण से रोका जा सकता है? तो नाइट्रोजन वातावरण में। लेकिन आजकल खाद्य पदार्थों में क्या डालते हैं? तो आजकल खाद्य पदार्थों में, ध्यान में रखिए बच्चे, आजकल खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में BTX डाला जाता है। खाद्य पदार्थों में क्या डालते हैं? BTX, बिटाइलेटेड टोल्यूइन ज़ाइलिन, BTX डाला जाता है।
डाला जाता है ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ठीक है, डाला जाता है ऑक्सीकरण को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, ऑक्सीकरण रोकने के लिए। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, रोकने के लिए क्या डालते हैं उसमें, तो उसमें डालते हैं, याद रखना है आपको, हम लोग डालते हैं BTX, हाइड्रोजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट गैस है। हाइड्रोजन की खोज की थी किसने, तो बच्चे हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था हाइड्रोजन की खोज, ठीक है। आपके नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्ले ने किया था। ध्यान में रखिए बेटा, सीले प्रिस्ले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। और आपका जो क्लोरीन है, ये कौन सा गैस है, तो ये हेलोजन है। क्या है, हेलोजन है। और ये आपको 17वें वर्ग का तत्व है, 17वें वर्ग का तत्व है हेलोजन। 17वें वर्ग का तत्व होता है। और क्लोरीन का उपयोग मस्टर्ड गैस में, क्लोरीन का उपयोग टीयर गैस में, क्लोरीन का उपयोग हम लोग किसमें, तो बच्चे ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं। तो बहुत सारे कामों में हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होती है। तो बच्चे साइकिल की जब आप सवारी करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, साइकिल की जब आप सवारी करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा, तो साइकिल गति करेगा तो गतिज ऊर्जा तो होगा ही होगा, ये होगा, ठीक है बच्चे। उसमें ऊर्जा भी होगा, हीट जनरेट हो, यांत्रिक ऊर्जा तो होगा ही होगा जब गतिज ऊर्जा है। तो कौन सी ऊर्जा नहीं होती है, तो ध्यान में रखिएगा कि आपको, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा उसमें नहीं होगा बच्चे, रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा। क्योंकि मसल्स का प्रयोग करेंगे, साइकिल चलाने में मसल्स का प्रयोग करेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो पक्का है, होगा ही होगा। और साइकिल गति करेगा तो हीट एनर्जी जरूर जनरेट होगा, हीट एनर्जी जरूर जनरेट होगा, लेकिन रासायनिक ऊर्जा आपको उत्पन्न नहीं होगा। एकदम याद रखना है, रासायनिक ऊर्जा की उत्पत्ति संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। तो बच्चे मलेरिया का परजीवी आपको पता होगा कि ये, ठीक है, मलेरिया का परजीवी क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम होता है। और यह, ठीक है, यह मादा एनोफिलिस मच्छर इसका वाहक होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर इसका वाहक होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चे। जू, ठीक है, मनुष्य पर होता है। और ये सेंगुवोरस होता है, खून पीता है, सेंगुवोरस होगा बच्चे, सेंगुवोरस कहलाता है, सेंगुवोरस होता है। और ब्रायोफाइलम, बच्चे आपको पता होगा कि पत्तियों से क्या होगा, पत्तियों से कायिक प्रवर्धन इसमें होता है, पत्तियों से कायिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा किसमें, तो ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन होगा। और पौधों पर, ठीक है, आपको एक, ठीक है, एक लत्ती जैसा संरचना होता है जिसको कसकुटा कहते हैं। यह परजीवी के रूप में कार्य करता है, किसके रूप में, परजीवी के रूप में काम करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, याद है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो बच्चे अंडप, स्टेमेन, सिपेल। और ये देखिए बहुत सारी संरचनाएं यहां पर है आपको, तो ये एकदम देखना चाहिए आपको, ध्यान में रखिएगा। अंडप फूल के केंद्र में मौजूद रहता है, आपको पता होगा। ये देखिए, ये इस तरह से है ना, ये जो सेंटर होता है यहीं पर क्या होगा, तो अंडप है बच्चे। दो बातें आपको एकदम ध्यान में रखनी चाहिए। अंडप बोलते हैं इसको, अंडप कहते हैं, अंडप, ठीक है। ये एक तरह से कह दीजिए ओवरी है, क्या है ये, ओवरी है बच्चे, ठीक है। पुष्प में जब भी आप चर्चा करेंगे तो पुष्प के दो भाग पर आपको चर्चा करनी महत्वपूर्ण है। पहला मेल पार्ट, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, मेल पार्ट को बोलेंगे पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग मतलब एंड्रोसियम बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, तो फीमेल पार्ट होता है गायनोसियम। क्या होगा, गायनोसियम। जयांग क्या होता है, जयांग होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, पुमंग और जयांग इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और स्टेमेन से स्टिग्मा तक जब आपको पोलर पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे इसको कहते हैं परागन। क्या कहेंगे, परागन कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार यहां से प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंडप आपका आंसर होगा, क्या होगा, अंडप आपका आंसर होगा, कार्पेल। चलिए अच्छी बात है। यहां देखिए, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति में गतिमान बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करता है, जड़त्व कहलाता है बच्चे, जड़त्व कहलाएगा। जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व जो है
जड़त्व जो है याद रखिएगा, जड़त्व ठीक है वस्तु का गुण है, वस्तु का गुण है। किसका गुण है? तो वस्तु का गुण है, एकदम ध्यान में रखिएगा, वस्तु का गुण है। और बच्चे जड़त्व क्या करेगा? ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर आप बल लगा रहे हैं, तो जड़त्व क्या करता है? तो इस बल का विरोध करेगा, बल का विरोध करता है, बल का विरोध करेगा, एकदम याद रखिएगा, बल का विरोध करता है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह लगने वाले बल का विरोध करेगा। और बच्चे जड़त्व समानुपाती होता है द्रव्यमान के, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? जड़त्व होगा। जबकि ऊर्जा आपको पता है, ऊर्जा जो है ठीक है, आइदर आपको mgh ले लीजिए, आइदर आपको हाफ mv² ले लीजिए, ठीक है, तो ये ऊर्जा होता है। और देखिए बल क्या होता है? बल द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। संवेग क्या होता है? संवेग p बराबर m इंटू v होता है, संवेग p बराबर क्या होगा? m इंटू v होगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिए बच्चे, किसी कार्बन का परमाणुविक द्रव्यमान 12 ग्राम है, कोई बात नहीं 12, और हीलियम का 4 है प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए। बच्चे आपको पता है कि 1 मोल पदार्थ बराबर 1 मोल पदार्थ बराबर क्या होता है? 1 मोल पदार्थ बराबर अणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, ये होता है भाई लोग, यही होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, अणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान होगा। और आपको पता है कि 1 मोल में अणु द्रव्यमान, 1 मोल कार्बन अगर बात करें, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन बराबर क्या? 12 ग्राम है। 1 मोल ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन बराबर क्या? 1 मोल हाइड्रोजन बराबर 2 ग्राम। 1 मोल ठीक है बच्चे, 1 मोल ठीक है क्या? हीलियम बराबर कितना? तो 4 ग्राम। तो ये सब ध्यान में आपको रखनी चाहिए, ठीक है। तो हीलियम का 1 मोल, कार्बन के 1 मोल का ये गलत बात है। हीलियम का कार्बन का 1 मोल, हीलियम के 1 मोल गलत बात है। कार्बन के 1 मोल हीलियम के 1 मोल के में मौजूद परमाणु की संख्या के समान होगा। और आपको पता है 1 मोल पदार्थ में कितने अणु या परमाणु? 6.022 इंटू 10⁻23, या तो अणु होगा या परमाणु होगा। इसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? तो बच्चे एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या क्या होगी? समान होगी, और इसे ही हम एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एकदम ईजी है। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट। कह 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, कोई बात नहीं, स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ m और v²। हाफ m का वैल्यू देखिए बेटा कितना है? 0.5, ठीक है, और 4 का स्क्वायर है। चलिए तो क्या हो जाएगा? 0.5 गुना 4 दूनी 8, 4 चौके 16 हो गया, 16 बटा 2 कर दीजिए बेटा, कितना हो गया? तो ठीक है 8 हो गया, 8 पंचे 40, यानी 4 जूल हो जाएगा। तो देखिए कहां पर है? 4 जूल है ना, 4 जूल। नेक्स्ट देखिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? देखिए मिथेन का सूत्र हो गया CH4, इथेन का हो गया C2H6, प्रोपेन का हो गया C3H8, ठीक है, ब्यूटेन का हो गया C4H10, ठीक है बच्चे। ये क्या है? तो ये प्रोपेन जो है एल्केन है। प्रोपेन क्या है? एल्केन है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है बटे। तो प्रोपेन का सूत्र हो गया C3H8, 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 एकदम ध्यान रखिएगा, यह एल्केन है। और एल्केन का सूत्र क्या हो गया? CnH2n+2। नेक्स्ट देखिए, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो क्या होगा बच्चे? तो करंट I बढ़ता है तो विभवांतर भी, बच्चे भी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या होता है? I या V बराबर IR होगा। अगर I का मान बोल रहा बढ़ता है तो R का मान क्या होगा? घटेगा। देखिए कहां पर है? प्रतिरोध कम हो जाता है, क्योंकि इसके मान को आपने स्थिर कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, स्थिर कर दिया है। तो बच्चे क्या होगा? प्रतिरोध कम हो जाता है। आंसर होगा प्रतिरोध कम हो जाता है। विभवांतर तो बोलबे नहीं करेंगे, क्योंकि विभवांतर बोल रहा है क्या? स्थिर रहता है। तो विभवांतर घट जाता है, गलत बात है। प्रतिरोध गलत बात है। प्रतिरोध बढ़ता है, गलत बात है, क्योंकि धारा बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घट जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा? घट जाएगा। एकदम आसान है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलो आगे देखते बेटा। यदि ध्वनि हवा में इतना मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है तो इस प्रकार 1 सेकंड, बच्चे आपको पता है कि 1 सेकंड में ठीक है दूरी निकालना है, बराबर क्या होगा? तो वेग गुना समय, है ना। वेग कितना बेटा? वेग है 333 मीटर पर सेकेंड गुना 1 सेकेंड, गुना कर दे, ठीक है, सेकंड कट गया, 333 मीटर हो गया। देखिए कहां पर है?
333 मीटर हो जाएगा। और ये क्या होगा? तो ये डिस्टरबेंस होगा। क्या होगा? माध्यम में अशांति उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? अशांति उत्पन्न करेगा। ध्यान में रखिएगा कि जब कण, ये देखिए ये डिस्टरबेंस, व्हेन डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इनटू द मीडियम, देन ठीक है आपको एनर्जी गोज फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम, दिस इज नोन एज वेव। और ध्वनि क्या है? तरंग है। कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक है, तरंग होता है। तो आंसर हो जाएगा अशांति, डिस्टरबेंस। चल बेटा, हीलियम ध्यान दीजिएगा जरा। हीलियम का क्या कह रहा है बच्चे? हीलियम का क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए हीलियम का क्या कह रहा है? चलिए हीलियम का क्या कह रहा है बच्चे? हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी सेल में बच्चे आपको पता है नोबल गैस जब भी बात करेंगे क्या होता है? तो भाई जी नोबल गैस होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडोन, है ना? हीलियम में कितने? तो पहला ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 2 8, तीसरा में 2 8 8, चौथा में 2 8 18 8, ठीक है। तो इसी तरह से इसका बढ़ता जाएगा। तो बच्चे सबके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 हो जाएगा। बच्चे ये हीलियम जो है अक्रिय गैस है। हाँ, हीलियम की खोज किसने की थी? तो आपको रेमजे, रेले और लोकेयर, जनरली लोकेयर ने किया था। किसने किया था? लोकेयर ने किया था इसकी खोज। और बच्चे अक्रिय गैस है। किस वर्ग का तत्व है? तो 18वें वर्ग का। कौन सा वर्ग का? 18वें वर्ग का तत्व है, वर्ग का तत्व है। ध्यान में रखिएगा कौन सा वर्ग का तत्व है? 18वें वर्ग का तत्व होता है। चल आगे देखते बेटा। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों की मार्जिन के दर, अभी तुरंत बताए थे, ब्रायोफाइलम, याद होगा बच्चे, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम फूलों वाले पौधे के पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां होती है, बर्ड्स होता है। और इसी से क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, कायिक प्रवर्धन होगा या कायिक जनन होता है, कायिक जनन होगा। और इसी से नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे का विकास होगा, नए पौधों का विकास होता है, पौधों का विकास होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, नए पौधों का विकास होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम हो गया, ब्रायोफाइटा नहीं होगा बच्चे, ब्रायोफाइलम होगा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? तो बच्चे ये पादप उभयचर है, पादप उभयचर, पादप उभयचर कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखते हैं। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान देना केंद्रित किया? बच्चे थी आपको मेटल हाइड्राइड, याद रखिएगा, मेटल हाइड्राइड। ये इन्होंने 2 बातें की, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के, ठीक क्या बच्चे? या तो ऑक्साइड या हाइड्राइड पर इन्होंने बात की, ऑक्साइड या हाइड्राइड पर इन्होंने उसको अरेंजमेंट करने में मदद किया बच्चे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मेटल हाइड्राइड और मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और आपको नॉन मेटल हाइड्राइड और नॉन मेटल ऑक्साइड पर इन्होंने बात किया बच्चे। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ में कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड वाले तत्वों पर ध्यान दिया बच्चे, याद रखना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीफ ने अपने समय तक के ज्ञात 63 तत्वों को व्यवस्थित किया। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में क्या बनाया? तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, इन्होंने, ठीक है, 7 आवर्त और 9 वर्ग इन्होंने बनाया। 7 आवर्त और कितना? 9 वर्ग इन्होंने बनाया था। तो ये ध्यान में रखिए, अच्छे तरीके से डिस्कशन कीजिए बच्चे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपकी सफलता ही हम लोगों के, ठीक है, हम लोग के जीवन की का परम लक्ष्य है। कंपटीशन फ्यूर लर्निंग एकेडमी लगातार आप लोगों की सफलता की कामना करता है बच्चे। बार बार मैं बताता रहता हूं कि देखिए हम लोग का केवल और केवल उद्देश्य पढ़ाई है। लगातार एएलपी का बैच हम लोग लेके आए हैं। एएलपी का आपको पता है कि केवल और केवल 99 रुपए में हम लोग, ठीक है, रीजनिंग, मैथ और साइंस लेकर के आए हैं बच्चे। कहीं से भी बेहतर पढ़ाई होगी, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। थोड़ा सा देख रहा हूं मैं स्टूडेंट को कि स्टूडेंट के मन में भ्रम है, ठीक है, कभी किसी और चैनल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बच्चे भ्रम को हटा करके एकदम लगे हुए रहिए, क्योंकि यहां सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको सफलता दिलाने का दम्भ रखते हैं बच्चे। तो आप जुड़िए, लगातार जुड़िए और क्वेश्चंस का हल अच्छे से करिए। कहीं भी दिक्कत होता है, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग करने के लिए तैयार हैं बच्चे, लेकिन जुड़िए तो सही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चलिए आज का पहला क्वेश्चन कहता 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण से 270 मीटर से आगे और राहुल से 340 मीटर से पराजित करता है। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करे? कहता 900 मीटर का दौड़ है,
जिसमें कि सतीश है, सतीश के बाद सतीश, किरण है और कहता राहुल है। तो पहले राहुल लिख लें क्योंकि राहुल को ज्यादा है इसमें, राहुल और किरण। 900 मीटर की दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से, यानी सतीश जो है ये निश्चित रूप से 900 मीटर चलेगा, ये किसको, किरण को जो है 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। मतलब ये अगर 900 चलेगा तो इससे 270 कम चलेगा, ये मतलब 630 ये चला, और ये कहता है 340 से यानी 560 ये चला, क्या 560 ये और 630 वो चला, जितने समय में ये 900 चला। अब कहता है इसी दौड़ में किरण राहुल कितने मीटर से पराजित करेगा, किरण राहुल को, ध्यान दीजिए, किरण राहुल को यहां कितने मीटर से पराजित करता है, तो आप कहिएगा 40 30 70 मीटर, कितना में, 630 में। तो हम क्या लिखेंगे, 630 मीटर में कितना मीटर से पराजित किया राहुल को, 70 मीटर। तो टोटल दौड़ है कितना का, 900 मीटर का। तो 70/630 गुना 900, काट दीजिए, 7 से 7 9 बार में, 9 से 100 बार में। कै मीटर से पराजित करेगा दौड़ में, 100 मीटर से पराजित कर देगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको बैठा लिए, फिर देखिए किरण इसको हराएगा, तो 630 में 70 मीटर, तो 900 मीटर में कितना मीटर, बस काम हो गया। अगला चलेंगे, कहता वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर, शेष का 60% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि उसे इतना बचत करता है तो उसकी मासिक आय, शेष का मतलब सिर्फ शेष से मतलब रखना, मतलब रेस्ट। तो मान लेते हैं पहले 1 रुपया था, 1 रुपया में 15% घर के किराए पर खर्च कर दिया, तो कितना परसेंट बचा, तो कहिएगा 85% बच गया। अब जो बच गया उसका कहता 60% खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा, 40% बचा, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2210। काट दीजिए, आसानी से निकाल दीजिए, काटिएगा। चलिए इसको तो 2/5 डायरेक्ट लिखना था, इतना लिखने की जरूरी नहीं है। ये 17/20 हो गया, ये तो 20 पंचे 100 है, 17 से काट दीजिए, 17 17 तिया 51, 2 से काटिए 65, और 20 पंचे 100 यानी 65 पर 2 जीरो, तो इसका कुल है कितना था, 6500 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। आया है सबको। क्वेश्चन का पीडीएफ कहां से मिलेगा, क्वेश्चन का पीडीएफ इसमें नहीं मिलेगा, इसका टेस्ट सीरीज शायद चलता है, एक बार उसी ऑफिशियल नंबर पे बात कर लेना है। इसका टेस्ट सीरीज चलता है ऐप पर, डिस्कशन होता है यूट्यूब पर फ्री में, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज नहीं देता है वो एलपी का 39 सेट वाला बुक ले लो, घर पे अपने से बनाओ और यहां डिस्कशन लो। 39 सेट वाला जो रुक्मिणी का आया हुआ है वो एएलपी के लिए, वो पूरा किताब खरीद लेना है, घर पे बनाना है, और यहां 12 से 2 के बीच में डिस्कशन देना है, और नहीं तो फिर ऐप पर टेस्ट देना है। ओके, अगला सवाल, शहर जनसंख्या शिक्षित और शिक्षित कितने लोग का प्रतिशत, ये दिया गया है। ABCD दिए गए आंकड़ों के आधार पर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है, सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत, जनसंख्या 150, जनसंख्या 150, शिक्षित 50 और शिक्षित 100। तो इसमें कहता हमको सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत डैश है, सी में, तो सी में कितना, 50 को शिक्षित है, टोटल जनसंख्या कितना है 150 गुना 100, तो 50 तिया यानी 33.33 होगा, 33.33, ऑप्शन नंबर बी 33.3, बिल्कुल सही। चलो अगला सवाल, इतना दोपहर बाद समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कितना न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। अब देखो ये तो तुम लोग रीजनिंग वाले में, रीजनिंग वाले सर से पढ़ा होगा ना, वैसे हमको कहेगा तो हम वो उसका जो नियम सब होता है वो छोड़ के हम कहेंगे 37 गुना 6 डिग्री करेंगे, और 4.37/60, इसको 30 से गुना करेंगे, कहेंगे इसका और इसका अंतर निकाल लो, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन 437 कहता है तो 437, हाँ यही आ जाएगा, दोनों का अंतर ही आपका उत्तर आ जाएगा। एलपी बैच चल रहा है जिसमें कि मैथमेटिक्स होता है आपको 3 से 4 में, कल सिलेबस सब बताया गया है 3 से 4 में, आज फिर चलेगा कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी ऐप पर, ठीक है। निकाल लोगे
इसको इससे गुना करके जो आएगा वो लिख लेना है, इसको ये पूरा गुना करके मतलब इसका पूर्णांक तोड़ करके, तोड़ ही न दो, 240 7 37 277 बटे 60 गुना 30, 30 से 2 बार में इसको काटेंगे 2 से 13 दूना 26 8.5, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7 6 के 42 18 4 22। ये दोनों का अंतर इतना, इसका अंतर निकालना, अंतर निकाल दो कितना हो गया, ये आ गया 0.5, यहाँ 221 है, यहाँ 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया कितना 21, 21 में से 13 गया 13 8 21, 83.5 है उत्तर। देखो तो 83.5 आया। अगला चलें, चलो अगला सवाल पे आ जाओ दौड़ते हुए। आप लोग अपना रूल से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। हम क्या, हाँ बिल्कुल, हम क्या किए तो मिनट वाले को 6 डिग्री का कोण बनाता है 1 मिनट में, तो 37 गुना 6। घंटा वाला 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो घंटा वाला का पूरे समय को 30 से गुना, घटा लो, काम बन गया। अगला सवाल कहता दी गई संख्या में कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाएं, और ये तो रीजनिंग का न है जी, कहां से आ गया ये सब क्वेश्चन, बाएं 8 दाएं 9, ये सब मैथ का थोड़े है, गिनते रहना है, ये भी रीजनिंग का है। सब सवाले आ गया है क्या मैथ का, यहां से है। कहता कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। अब कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है, तो यहां से हम क्या करेंगे तब, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हमको कॉट थीटा का मान निकालना है, क्या करेंगे घटा करके 2 से भागा कर देंगे, कॉट थीटा बराबर 2 माइनस 1/2 कर देंगे, आ गया। कोसेक निकालना रहता तो 2 प्लस 1/2/2, तो ये आ गया 1.5 रुपया बटे 2 यानी 75 पैसा, यानी 0.75, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला सवाल आएंगे। एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा। पहले तो 25 मिनट, एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। एक लॉन रोलर मतलब, लॉन रोलर का क्या कहने का मतलब है, चक्के जैसा में, उसी में बनाएगा। 1 घंटा में निकाल देंगे 25 मिनट में, और π/180 से गुना कर देंगे, वही आना चाहिए। लेकिन एंगल भी पूछ रहा है, तो लॉन रोलर का क्या ये मतलब इसी टाइप में ना, इस टाइप में होगा तो आ जाएगा आसानी से। क्या कितना नंबर फिर से जल्दी बोलो, मनीष सिंह, मनीष सिंह जल्दी बोलो। जल्दी बताओ, जल्दी से। पीछे वाला ये, अरे ये होता है ना, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो इसको अगर हम x लेंगे तो इसको तो 1/x लेना ही पड़ेगा, इसको क्या लेना पड़ेगा 1/x लेना पड़ेगा, तब न 1 होगा, दोनों गुना करके बराबर 1 न होता है। तो x गुना 1/x होगा तब न, इसलिए इसका मान अगर 2 है तो इसका माइनस वाला का मान क्या होगा 1/2, माइनस वाला का रहता 2 तो उसका 1/2 घटा दिए तो 2 कॉट थीटा बराबर 2 माइनस 1/2, और 2 से भागा दे, 2 आ गया, हो गया। चलो इस सवाल में देखो, अगर ये वाला मामला है, इसको रेडियन में बदलना है, तो ये अगर पूरा एंगल, अगर जैसे चक्कर का बात कर रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। हम लोग रेडियन में भी बदलना है, तो रेडियन में पहले ही रखो, हम लोग ये तो जानते हैं 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो एक चक्कर मतलब क्या होगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में कितना 2 पाई रेडियन,
ठीक है। तो यहां कहता एक लोन 20 चक्कर लगाता है, 20 चक्कर लगाता है कितना, 1 घंटा में। पहले तो ये दिमाग लगाओ, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन बनाएगा। यहां कहता 1 घंटा में 20 चक्कर, तो 25 मिनट में कितना, तो इसको यहां निकाल लेते हैं कई चक्कर, यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना चक्कर, 20 चक्कर, इसलिए 25 मिनट में क्या लिखेंगे, 20/60 गुना 25, यही होगा। काट देते 20 से 3, यानी 25/3 चक्कर, 25/3 चक्कर। अब हमको कहता रेडियन में बदलने के लिए, तो आप बताइए, अभी आप देख रहे हैं यहां पर जो एक चक्कर, ये तो एक चक्कर है तो 2 पाई रेडियन, ये कहता इतना चक्कर, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, टोटल रेडियन आ जाएगा, 2 पाई गुना 25/3, यही रेडियन आ जाएगा, यानी 50 पाई/3, 50 पाई/3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बताओ जल्दी से। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो इतना चक्कर में कितना रेडियन, डायरेक्ट गुना कर देना है, हो जाएगा आसानी से। हाँ बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या 441, 21 का स्क्वायर होता है और किसी को देखने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, कहता बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलकॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास, ठीक है। पूरे शटलकॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो ये सवाल दे दिया, खाली कैलकुलेशन करते रहो। कहता है इसमें एक शटलकॉक जो का आकार जो है गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक, गोलार्ध मतलब होता है ना जैसे नीचे में ऐसे करके जिस पर कि बैडमिंटन से मारा जाता है, ये गोलार्ध टाइप का है, और इस पर जो है यहां से ऐसे टाइप का रहता है फैला हुआ, तो ये वाला मामला हो गया। और यहां पे जो है ये गोलार्ध टाइप का है, ठीक है, ये हो गया गोलार्ध टाइप का, ठीक। अब इसमें देखो क्या सब दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अब हमको कहता बने हुए गोलार्ध का इसका फ्रस्टम छिन्नक, जिसको कहते हैं बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास मतलब बाहरी व्यास यानी इसका मोटाई भी है ना, ये इसका ऊंचाई होगा, ये पूरा ऊंचाई होगा, जिसमें यहां से यहां ऊंचाई इसका आर का ही काम करेगा, ठीक है। तो बाहरी व्यास अगर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और कुछ दिया, पूरे शटलकॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये 5 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2.5, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1, त्रिज्या 1। अब ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये भी होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी सेम होगा। अब ये कहता है जो पूरा ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है, तो इससे नीचे अगर 1 है, पूरा 7 है, पूरा 7 है तो ये कितना होगा 6, यानी ये हो गया 6, ये भी हो गया। अब कहता बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिर्फ बाहरी का अगर कहेगा तो ये देखिए, ये तो लेना पड़ेगा 2 पाई RH, 2 पाई R², 4 पाई R² का आधा ये होगा 2 पाई R², ये हो जाएगा। अब ये जो होगा इसका जो बाहरी होगा, बाहरी इसका जो बाहरी होगा ये क्या होगा, ये शंकु का पाई RL होता है, पाई R यहां सिर्फ अकेला नहीं लेना है, पाई L और R के जगह R1 + R2 लेंगे, R1 + R2 लेंगे, ठीक है, R1 + R2 लेंगे और इसको जोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा R1 हुआ 1, R2 हुआ 2.5, पाई पता है, L निकालना पड़ेगा। L जो आपका यहां पर होगा L कैसे निकालिएगा, तो ये 1 है और ये 2.5 है, इसको अगर ऐसे करके मिला दें, ऐसे करके मिला दें तो ये 1 तो ये भी 1, तो ये कितना होगा 1.5 और ये है 6, तब बोलिए कर्ण निकल जाएगा नहीं, ये कर्ण, ये लंब खींचे हैं तो ये कर्ण तो निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा √6² जोड़ 1.5 का स्क्वायर। तब देखो इसको और इसको जोड़ देना है, यही जो होगा ये होगा जोड़, जो होगा बाहरी पृष्ठ एरिया होगा। सब कुछ पता है, R पता है, पाई का मान 22/7 पता है, L का मान
वो पता है, R1 प्लस R2 1 जोड़ 1.5 2.5 लिखना है, सबको वैल्यू निकालते रहना, कैलकुलेशन करते रहना। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सब चीज बता दिए हैं, अब कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। कहता दो भिन्नों का योग 5/6, इनमें से एक 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी है? तो योग दिया हुआ, इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। ये 6 है, ये 4 है, 12 ले लो, तो ये 10 हो गया और ये 9 हो गया, 1/12 हो जाएगा अंतर। क्या एक भिन्न दिया हुआ, दूसरा पूछ रहा डायरेक्ट घटाना है, इसमें क्या बनाना? अगला चलो। तो यदि 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा? पहली 5 त्रिकोणीय संख्या, त्रिभुज या ट्रेंगुलर नंबर। ट्रेंगुलर नंबर देखो, पहले नेचुरल नंबर लिखना है। नेचुरल नंबर अगर 1 2 3 4 5 6 है, तो ये जो ट्रेंगुलर नंबर होता है, ट्रेंगुलर नंबर इसी का संचयी बारंबारता होता है। मतलब 1 का 1, 1 जोड़ 2 कितना? 3, 3 जोड़ 3 कितना? 6, 6 जोड़ 4 कितना? 10, 10 जोड़ 5 कितना? 15, 15 जोड़ 6 कितना? 21। तो हमको कहेगा, कहता पहली 5 त्रिकोणीय संख्या, ये 5 त्रिकोणीय संख्या यही है, 1 2 3 4 5, इसी का औसत कहता है निकालने के लिए, एवरेज। तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, 15 10 25, 6 31, 3 34, 1 35/5, यानी कितना हो जाएगा? 7। उत्तर हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 7। तो त्रिभुजीय संख्या कैसे निकालेंगे? नेचुरल नंबर लिख लेंगे और उसका संचयी बारंबारता निकाल देंगे, वही क्या होता है? ट्रेंगुलर नंबर, मतलब त्रिभुजीय संख्या। अगला चलो। क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। कब का मामला है ये? 8 वर्ष पहले। क्रिस -8 का 3 गुना पार्थिव -8 के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था, ये बराबर है। एक इक्वेशन ये दिया, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, मतलब क्रिस माइनस पार्थिव जो है, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, उल्टे लिख दिए, मतलब पार्थिव माइनस क्रिस बराबर जो है ये 8 दिया हुआ है। कहता क्रिस की वर्तमान आयु ज्ञात करे, के का वैल्यू निकालना है। तो या तो ऑप्शन का प्रयोग करो या दोनों को सॉल्व करो। हमको के का मान निकालना है, पी का मान उठा के रख देंगे, काम बन जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा? 8 प्लस के, यहां रख देंगे 8 प्लस के, 8 तो कटिए जाएगा है। तो ये कितना हो गया? 2k प्लस 10, और यहां देखो 3k माइनस 24, तो 2k इधर आया k, यानी k बराबर कितना हो जाएगा? 24 और 10 34, k बराबर कितना आ गया? 34। तो क्या पूछता? क्रिस की वर्तमान आयु कहां आया जी? ऑप्शन में है, सब कुछ ठीक है ना? p माइनस के बराबर, अच्छा यहां उल्टा लिखा गया क्या? 3 गुना कहता है 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा, ये तो ठीक है ना? क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, पार्थिव माइनस क्रिस बराबर 5 सॉरी, यहां देखो 5 वर्ष है, हम 8 वर्ष लिखा गया, समझ गया, इसलिए मिस हो गया। यहां कितना बस सॉल्व करना, यहां कितना है? 5 है। तो p बराबर क्या हो जाएगा? हमको निकालना है किसका मान? k का मान। तो p बराबर k प्लस 5, यहां k प्लस 5 देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा? 2k, ये तब नहीं घटेगा, 5 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा? माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10। अब हुआ ठीक, इधर आया k हो गया, उधर गया तो 4, 8 या 24, 4 28 उत्तर हो गया। 5 के बदले लिखा गया था, उत्तर आपका आ गया। अगला चलेंगे, अगला सवाल आ जाओ। कहता यदि किसी व्यक्ति ने 60 में एक वस्तु को खरीदकर उसे 25% लाभ पर बेचा तो वस्तु का विक्रय मूल्य, इसमें कुछ करना है बताइए। 25% बढ़ा देना है, 15 रुपया और 75 हो जाएगा। अगला आइए, निम्न श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें, फिर रीजनिंग है क्या? ये सब रीजनिंग का सवाल इसमें आया हुआ है, सर बताए ही होंगे। ये भी क्या हो गया आपका? विषम संख्याएं कौन सी है? ABCD प्राकृत, ये हो गया एक तरह से मैथ का है, इसको मैथ के डिपार्टमेंट में DS में ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कहता ABCD, इसमें कहता क्वेश्चन में प्राकृत संख्या ABCDE में से विषम संख्याएं कौन सी है?
मान लो 5 को संख्या दे दिया, इसमें कहता विषम संख्या कौन सा है, ये कथन के आधार पर बनाना है। कहता ABCDE प्राकृत संख्याएं हैं, तब प्राकृत संख्याएं तो सम विषम अभाज्य सब कुछ होता है। फिर कहता B अभाज्य है, तो B एगो अभाज्य हो गया, तो अभाज्य संख्या विषम संख्या भी होता है और सम संख्या भी होता है। क्या B जो अभाज्य संख्या क्या होता है, सम और विषम दोनों होता है। अब कहता है दिए गए, हमको इससे दोनों से कोई पता चला जो विषम है कि नहीं है, क्योंकि B अभाज्य है तो अभाज्य संख्या तो सम भी होता है। एक्सेप्शन में कौन सा, दो सम ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये दोनों में से किसी से विषम का पता नहीं लग पाया। तो कौन सा ऑप्शन है, दोनों गलत, दोनों गलत। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के 2 अकेला गलत, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी। क्या, हाँ सही, बिल्कुल सही। अगला चलो, 150 मीटर लंबी ट्रेन इतना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती। प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना चाल से 42 सेकंड में, दूरी देखो कितना तय किया, दूरी बराबर चाल गुना समय, 54 किलोमीटर पर आवर यानी 5/18, समय 42 सेकंड, बस 18 तिया 54 है, 5 तिया 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 3 63, टोटल 630 मीटर चला, जिसमें कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है। हमको कहता प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसमें से क्या करेंगे, 150 हटा देंगे ना, 150 हटा दीजिएगा तो 100 तो इसे चल गया, 500 यानी 480, कितना बच गया, 480 मीटर बच गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आया है। चलो अगला आ जाओ, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या इससे इसमें भाग दे दो। सीधा सीधी क्या करना है, 1.6 से भाग दे देना है, उत्तर हो गया। दशमलव हटाना है, हटा दो, इधर से हटा, इधर से हटा, इधर का 1 दशमलव है, 3 को इधर, 1 इधर, 2 को 0 देना पड़ेगा। क्या, तो पहले तो 0 दशमलव आओ, 416, तो उसके बाद लगेगा 4320 होगा, तो 16 तिया 48, 16 दूना 0.2 से शुरू होगा, 0.2 से शुरू यहां पर है। क्या हो गया, अगला चलो, इसमें दिया गया वेतन, भोजन, दवाई, कर, टैक्स, वेतन सब कुछ दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रति वर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से 6 के दौरान कितना था। प्रति वर्ष सैलरी इतना है, प्रति वर्ष औसत वेतन प्रति वर्ष औसत वेतन 2001 से 6 के दौरान कितना था। 2001 से 6 तक जो है औसत निकाल दो, क्या जोड़ के 1 2 3 4 5 6 भाग, काम खत्म। ये क्या कहता है, वेतन, वेतनेट होगा ना, कहता है हाँ। टोटल का अगर औसत टोटल का कहता तो भोजन दवाई अलग अलग जो खर्च किया है वो भी होगा, लेकिन यहां हमको क्या कहता है, औसत वेतन वर्ष 2001 से 6 के दौरान कितना, तो सिर्फ वेतन का निकालना है, औसत निकाल देना है, बस हो गया। निम्न को हल करें, इसमें फिर क्या करना, यहां से यहां तक ब्रैकेट सेम है, ये माइनस माइनस तो हटिए गया, और यहां गुना है तो 8 दूना 16 हो गया, और 19 में से 16 गया 3 हुआ, अब -4 को 3 से गुना करेगा तो क्या होगा, -12, -12 में टिक लगा दो। अगला चलो, यदि इतना -10 स्क्वायर x बराबर 5 तो इतना के बीच हो तो कौन सा थीटा होगा। ऑप्शन से क्यों नहीं लेके देख सकते हैं, जब 5 कहां पर हो रहा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री पर अगर ये √2 होगा तो 2 दूना 4 है, -1 नहीं होगा। 60 डिग्री पर 3/2, इस पे 4, 2 दूना 4 दूना 8, हाँ यहां पर देखो तो 30 डिग्री, यानी √3/2 वाला मामला अगर हम लें, यहां पर 60 डिग्री से कॉस है, 60 डिग्री लो तो सेक 60 डिग्री अगर लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 होता है तो उल्टा 2, और माइनस इसका 60 डिग्री पर मान कितना, √3 का होल स्क्वायर 3, मतलब कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 में से 3 गया 5, एकदम सही है, 60 डिग्री भी सही है ना। चलो अगला, अगला है, दीप्ति ने इतना में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसे इतना में बेच दिया, दीप्ति को कितने प्रतिशत का हानि हुआ। 175 रुपया की वस्तु को 161 में बेच दिया, तो 9 5 14 रुपया का किसको क्या हुआ, घाटा हुआ। 175 पर गुना 100 कर दो,
25 4 25 7 7 दूना 14 8% का, ऑप्शन नंबर सी। अगला बढ़ेंगे, कहता 10% का लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना था, 370 में वस्तु को बेचने पर कितना प्रतिशत की हानि होती। तो नया जो है, नया एसपी 370 दे दिया, पुराना एसपी 440 है, तो हम रेशियो भी लिख सकते हैं 440 और इसका, या नहीं तो सीपीएसपी का रेशियो निकाल ले तो भी बन सकता, किसी भी तरीका से बन जाएगा आसानी से। तो ये एसपी है, इसको हमको सीपी में बदलना, इसमें 10% का लाभ है, तो 110% है, तो 100/110 से क्यों ना गुना कर दे, सबसे आसान 110 से 4 बार में 0 0 खत्म, मतलब 40 हो गया 37। कितना का लॉस लगा, 3 का, 40 पर गुना 100, और है बार में 25 या 75, 7.5% लॉस, 7.5% लॉस, ऑप्शन नंबर बी। अगला आओ, साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। वर्तमान में सतीश की आयु कितनी होगी? वर्तमान में किसका कहता है? सतीश का, मतलब सतीश बाद वाला है 4, तो 4 से कटना चाहिए और 3 जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए। 4 से कटना चाहिए 3 वर्ष बाद, यानी 3 जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए। 4 से कटना चाहिए, 3 जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए, यही उत्तर हो जाएगा। क्या 4 से कट रहा है और 3 जोड़ने पर यहां अनुपात 9 आता है, 3 जोड़ने पर 9 से कट जाना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, कहीं कुछ चेक नहीं करना है, नहीं तो अंतर सेम करके बना जाना है। क्या वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। मान लेते वह भिन्न x है तो इतना ही अधिक है, x - 4/7, जो 5/6 से उतना ही कम है -x, इतना ही कम है, दोनों बराबर होगा। तो ये आ गया 2x, तो 5/6 प्लस 4/7 हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35 और 24, कितना हो गया? 35 और 24 59/42, आज 2 से भाग देंगे तो 42 दूना कितना हो जाएगा? 84, 59/84, 59/84, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल आओ। 2 दशमलव का गुणनफल इतना है यदि एक दशमलव संख्या इतना दूसरा, इससे इसमें भाग दे देना है, मतलब 1.6 से भाग दे देना है, बस जो आएगा उत्तर आ गया। अगला चलो, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता दाईं बाईं, रीजनिंग बन जाएगा ये सब, और है मैथ। दिए गए विकल्प में निम्नलिखित समीकरण में व्हाट को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त क्या होगा, मतलब व्हाट का वैल्यू निकालना है, तो गुना भाग तो करना है, तब है क्या? ये माइनस है, ये तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 3 × 1 = 4, 5 × 2 = 7, 4 × 2 = 6 और 3 × 1 = 4, माइनस ये हो गया 10/11/337। ये कट रहा है क्या? 7 × 21, 3 × 9 = 2 = 11, 3 × 9 = 10, 3 बार में कट गया। तो कितना हो गया? 4 6 और 4, 464, ऑप्शन नंबर बी। और है नहीं, ये आपका सेट नंबर 4 था, जो कि आपका आज इंड हुआ। कल चलेगा आपका सेट नंबर 5। जहां दिक्कत होगा पूछ लेना है, बस हो गया। सवाल तो आसान ही एलपी में रहता है।